एस्पिरेंट्स, जैसे कि बीपीएससी का जीएस पेपर चल रहा था और आज हम देखेंगे बीपीएससी जीएस 266 मेंस एग्जाम का, जिसमें 3 खंड होते हैं। खंड 1 में जिसमें कि पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद खंड 2 में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिला के पूछे जाते हैं और खंड 3 में आपको साइंस एंड टेक को, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, उस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि जीएस 2 में कैसा रहा 66 मेंस का एग्ज़ाम और ये कितना डिफरेंट रहा 65th मेंस से या फिर 64th मेंस से। जैसे कि काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा अचंभित थे जीएस पेपर 1 में। इस बार करंट अफेयर जो था कुछ ट्विस्टेड था, जो कि ट्रेडिशनल से हट के था। तो देखते हैं हम पॉलिटी सेक्शन से कि पॉलिटी सेक्शन में क्वेश्चन क्या कहता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली हु हैज़ ऑल द अथॉरिटीज, हाउएवर he cannot do anything effective if the naughty young member of the family do not listen him evaluate। इसको इवेलुएट करना है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है। मैं इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ कि जो भी विद्यार्थी हिंदी माध्यम से हैं उनको थोड़ा सा सहूलियत हो। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वो कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इसका मूल्यांकन करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह का ट्विस्टेड क्वेश्चन अब आ रहा है। पहले जैसा सीधा साधा क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछना बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन था, इसमें देखिए मिस्टेक कैंडिडेट से कहाँ हुआ होगा, वो सीधे साधे इस क्वेश्चन में इसके हाँ में हम मिला के चले आए होंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच रखना है अपने उत्तर में। जैसे कि नहीं, एक तरफ आपको ये भी लिखना है कि जो नॉटी यंग मेंबर्स हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट की बातें ना सुनी जाए तो प्रेसिडेंट जो है कुछ भी प्रभावी नहीं हो सकता है। एक तरफ आपको ये भी बात लिखनी होगी कि नहीं, आप शैतान जो युवा सदस्य हैं वो कितनी भी मनमानी कर ले, लेकिन उनका जो उनके ऊपर जो भी अधिकार रहता है सो हमारे बुजुर्ग का ही रहता है। तो कैसे समझेंगे और इसमें क्या क्या पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना होगा, इस पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमें एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना होगा और इंट्रोडक्शन देने के बाद जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट जो होता है सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और इसी के साथ ही उनके लिए कुछ अथॉरिटी के प्रावधान है। और उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और इस कथन के संदर्भ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो प्रेसिडेंट का अथॉरिटी लिखेंगे। क्वेश्चन को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। एक पहला भाग जो हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ हम लिखेंगे प्रेसिडेंट की जो भी इस कथन के द्वारा कही गई बातें को, कि किस किस माध्यम में जो है प्रेसिडेंट जो है सो नॉटी यंग मेंबर्स के खिलाफ कुछ भी मतलब प्रभावी नहीं रह सकता है। और उस संदर्भ में हम लोग स्पेशली किस किस आर्टिकल को कोट करेंगे, तो उसमें हम लोग लिखेंगे जैसे कि आर्टिकल 74 को, 75 को, 85 को, 86 को और आर्टिकल 87 को। ठीक है, तो इसके बाद हम जब लिख देंगे इसमें कि जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर के बगैर प्रेसिडेंट जो है सो मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं खुद पे खुद कर सकता है, तथा अभी जो कि अमेंडमेंट हुआ 42nd अमेंडमेंट जो प्रेसिडेंट के पावर को, अथॉरिटी को और कम कर दिया। और उसके साथ ही अमेंडमेंट ये भी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट जो है सो वापस नहीं कर सकता है। ये तो हो गया कि क्वेश्चन के ट्यूनिंग में मिला के बातें। अब हमें देखिए अपना स्टैंड कहाँ रखना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट जो है सो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भी कुछ ऐसी पावर होती हैं जो कि डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं। और प्रेसिडेंट के पास 2 तरह की डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं जो उसकी अथॉरिटी के इंपॉर्टेंस को शो करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी और एक जो होता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता है डिस्क्रिशन पावर, एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में प्रेसिडेंट जो है कब क्या यूज कर सकता है, तो वीटो यूज कर सकता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यूज कर सकता है, साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है सो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, पार्लियामेंट को, खास करके लोकसभा को, लोअर हाउस को। इसके बाद सिचुएशनल में जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है उस टाइम प्रेसिडेंट जो है अपने अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रस्ताव देता है और उसे कॉन्फिडेंस में लेने के लिए फ्लोर पे उनका मेजोरिटी प्रूफ करवाते हैं। और इसका सही एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, तो जैसे वाजपेयी जी के समय हम दे सकते हैं। इसी के साथ लिखते हुए लास्ट में आपको अपने आंसर को कंक्लूड कर देना होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज, जैसे कि यहाँ पे हमारा दे रहा है कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको एक्सप्लेन कर देना है, बस व्याख्या कर देना है। अब इसको व्याख्या करने में आपको देखिए 2 बातों को प्रमुख बिंदु रखनी होगी कि जो इंडिया है सो नाइदर इंडिया जो है सो ना ही
फेडरल है और ना ही यूनिटरी है। इसमें आप किसे किसे कोट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में एवर्ड जेनिंग्स को कोट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रैनविले ऑस्टिन को कोट कर सकते हैं, जो लिखते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म जो है सो एक अलग प्रकार का फेडरल स्टेट है। और इसके बाद फेडरल का डिफिनीशन देते हुए सबसे पहले आप दो तरह के फेडरेशन की बात कर सकते हैं। फर्स्ट फेडरेशन जो कि छोटे छोटे राज्यों को मिलकर बनते हैं, सेकंड जो कि किसी बड़े स्टेट को छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बांट दिए जाते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप सीधे आ जाएंगे कहाँ पे, तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्टेट का कुछ फेडरल स्ट्रक्चर आप देंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, डिवीजन ऑफ पावर हो गया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डुअल पॉलिटी हो गया, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और डिवीजन ऑफ पावर में जैसे कि आपको कंकरेंट लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, रेजिडरी पावर हो गया। इस सब हल्के हल्के बिंदु उसके बाद हम लोग सीधे कहाँ चले आएंगे, इसके बाद सेंट्रल ओरिएंटेशन की तरफ, कि ठीक है ये सब पावर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें भी सेंट्रल के द्वारा ओरिएंटेशन ज़्यादा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है सो ज़्यादा पावर है। अब इसमें हम जैसे देख लेंगे सेंट्रल यूनिटरी फीचर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कैसे ओरिएंटेशन है। तो अब इसमें जैसे आप देख लीजिएगा कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड तो है लेकिन काफ़ी कम ऐसा प्रोविज़न है जिसमें आपको स्टेट का भागीदारी शो करना पड़ता है। वो मुश्किल से 5-6 पॉइंट्स होंगे, जैसे कि जुडिशरी से लेके उसी में। और मेनली सबसे ज़्यादा बात जो आप देखेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर तो इंडिया का है ही, और इसमें सबसे पहला बात कि नो राइट टू सेसेशन है, और पार्लियामेंट जो चाहे सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे सो किसी स्टेट को तोड़ सकता है, भंग कर सकता है, दो बाइफरकेट कर सकता है, और इसके लिए सिर्फ उसे सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास कराना पड़ता है संसद से, ना कि उसमें स्पेशल मेजोरिटी की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद से टेरिटोरियल डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन पार्लियामेंट अपने ओन पे करता है, तो ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को सेंटर की तरफ ओरिएंटेड दिखाता है। ठीक है, हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ साथ हमारा जो है जुडिशरी जो है सो इंटीग्रेटेड है, ना कि यूएसए की तरह बाइफरकेटेड है, यूनियन का अलग जुडिशरी और स्टेट का अलग जुडिशरी। और हमारे यहाँ जो भी लॉज हैं सो इंटीग्रेटेड हैं, जो कि सेंट्रली ओरिएंटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं कैग की। कैग जो है सो स्टेट गवर्नमेंट का भी सिंगल एंटिटी है जो उनको ऑडिट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सिंगल एंटिटी जो है ऑडिट करता है। लेकिन अगर आप देखिएगा अच्छे से, कैग जो है एक फेडरल करेक्टर है, कैग जो है एक यूनिटरी फीचर है, बट वो फेडरल स्ट्रक्चर में भी रोल प्ले कर रहा है, और उसका अपॉइंटमेंट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और सबसे मुख्य कारण इलेक्शन कमीशन हो गया। इलेक्शन कमीशन हो गया जो कि आपका, अब ये कैसे यूनिटरी शो करता है। इलेक्शन कमीशन का काम होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन को कंडक्ट कराना, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और उसमें ना कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई भागीदारी होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सो सेंट्रल की तरफ ओरिएंटेशन दिखाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो गया। गवर्नर जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट जो होता है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, स्पेशली अंडर रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और उनका जो टेनर होता है अंडर द हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट होता है। तो इस प्रकार की सारी बातें को उल्लेख करने हैं, और लास्ट में इस कथन के साथ आपको निष्कर्ष कर देना है, जैसे कि एक थिंकर है जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था, तथा इसमें कंक्लूजन दे देना है, जैसे कि आइवर जेनिंग्स कहते थे, इंडियन फेडरलिज्म इज विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इन्हीं के विचार के साथ अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट हैज़ क्रिएटेड मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप सबको लिख सकते हैं सबसे। और इसके बाद जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन आप देख लेंगे, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इफेक्टिव फॉर्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। और इसमें देखिए क्या क्या डालना है पार्लियामेंट में, तो इसमें इफेक्टिव फॉर्म कैसे है नेशनल इंटीग्रेशन का, तो वाइड रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम थ्रू आउट द कंट्री से, कंट्री के विशेष, जैसे कि हमारा राज्यसभा में है प्रत्येक स्टेट का आदमी आता है, लोकसभा में प्रत्येक स्टेट के आदमी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो एक फॉरम हो गया, एक फॉरम का मतलब कि क्या, एक जो है आपका मंच हो गया जिसके ऊपर विभिन्न क्षेत्र के लोग आके और एकीकरण की बात करते हैं और नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में बढ़ावा देते हैं। इसकी सिर्फ इतना ही से आंसर तो नहीं होगा, लेकिन इसमें और क्या क्या उल्लेख करना है, जैसे कि आप फाइनेंस कमीशन की उल्लेख कर सकते हैं, जैसे कि आप कैग को उल्लेख कर सकते हैं, जैसे कि आप फेडरल स्ट्रक्चर तो है ही, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ देखिए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में इसको इंटरलिंक कर दीजिए कि ठीक है फर्स्ट फेडरल स्ट्रक्चर तो है पार्लियामेंट, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन का कैसे फॉर्म काम करता है, तो स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट है, उस तरह से आंसर को अपने लिख देना है। अब बढ़ते हैं सेकंड खंड की तरफ। इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार फॉर
1920, it has been mentioned Bihar has registered higher growth rate than the growth rate at least 3 year. Which sector of economy has contributed to this progress? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे तो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रिवेलेंट इन द बिहार, क्रिटिकली इवैल्यूएट द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटीज। इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, मेजर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख देना है। डिस्पैरिटी के कारण क्या है, वही सब कारण है। सबसे पहले नेचुरल हो जाएगा कारण और एक मैनमेड कारण हो जाएगा। नेचुरल कारण में हो गया ड्रॉप हो गया, आपको फ्लड हो गया, इरेटिक मानसून हो गया, और बिहार जो है कृषि प्रधान खेत देश है, कृषि प्रधान राज्य है, तो ये सब कारण हो गया। और इसके साथ साथ आपको मैनमेड में क्या हो गया कि लोअर इंडस्ट्रीज है, लोअर एफडीआई है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है बिहार में। सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद से आप डाल सकते हैं कि बिहार का जो हिस्टोरिकल शोषण हुआ है, हिस्टोरिकल शोषण जब ब्रिटिश आए हैं तब से ही बिहार का शोषण हुआ है। उसके बाद बिहार जो है इक्वल ग्रोथ के साथ आगे नहीं बढ़ा है और कहीं ना कहीं विकास के रेस में पीछे रह गया है। उसके बाद से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स देख लीजिएगा, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे लोग वोटर नहीं देते हैं, लोअर वोटिंग पोल होती है, बूथ कैप्चरिंग का भी कुछ सीन आ रहा था पिछले 10-15 साल के पहले। उसके बाद से क्राइम रेट बिहार का देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा किडनैपिंग वगैरह से बिहार काफ़ी ज़्यादा इतिहास में पीड़ित रहा है। इसके बावजूद भी आपको कंक्लूजन देते वक्त थोड़ा थोड़ा इसमें फिर ये सब लिखते हुए पॉजिटिव कर देना है कि ठीक है फलाना चीज़ तो है, लेकिन इसके साथ ही इसको कम करने के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए जा रहे हैं और उसमें आपको उस मेजर्स के द्वारा उल्लेख कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझते हैं, इसका सबसे पहले डिफिनेशन दे देना है। अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीए रिपोर्ट के तहत अप टू किस टाइम, किस समय तक बिहार जो होगा सो उस समय में पहुंच जाएगा जो अपना ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को बेनिफिट रीप कर सके, फायदा उठा सके। आपको इस पर बात करनी है और थ्रो का लाइट करना है कि बिहार सरकार के द्वारा इसमें लिया गया कदम का उल्लेख करना है। देखिए जो भी सेक्शन 2 का क्वेश्चन है सो लगभग सब एक जैसा ही है, इसमें सबका क्वेश्चन को लगता है कि एक ही टाइप का आंसर होगा, लेकिन उसमें आपको फंसना ट्रैप नहीं होना है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को आपको डिफरेंस देते हुए लिखना है। हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर, व्हाट आर द 7 कमिटमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंडा, एक्सप्लेन दिस स्कीम फॉर गवर्नमेंट अचीविंग दिस गोल्स। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। India is the second worst affected COVID-19 nation in the world. A fast vaccination process along with the social distancing and mask use in the only solution to overcome the deadly virus. Describe the role played by our nation in countering COVID-19 situation, keeping in the view that Make in India concept propounded by the Prime Minister. इसमें देखिए जो भी है आपको सोशल डिस्टेंसिंग सब को बात करते हुए कोविड से कैसे लड़ना है, कैसे कोविड को पीछे करना है, ये सब करना है। लेकिन इसमें एक बात को आप ध्यान में रखना है कि सारा आपका जो भी रोल होगा इंडिया के द्वारा प्ले किया गया, उसका आपको रोल तभी लिखना है जब वो मेक इन इंडिया को दिमाग में रखते हुए। उसके बाद देखिए एट प्रेजेंट द सर्च ऑफ द अनदर प्लेनेट हैज़ बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिस्ट टू सेवरल नेशन अराउंड द वर्ल्ड। इसके साथ ही इसमें आपको कुछ साइंस बेस्ड ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें आपको उल्लेख करना होगा चंद्रयान, मंगलयान एक्सेट्रा सब इसरो और नासा का मिशन का, अपोलो आदित्य 11 एक्सेट्रा का, और इसको कोरिलेट करना होगा कि हम लोग जो है सो दूसरे प्लेनेट को लाइफ ऑफ अनदर प्लेनेट पे सर्च कर रहे हैं। उसके में डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च का इसमें दे देना होगा। तो जैसे कि आपको मॉम दे देना होगा चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय दे देना होगा। अभी मिशन शुक्रयान आने वाला है, आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद आप सन मिशन को दे सकते हैं। इसी सबको देखते हुए लिख देना है आंसर। इंडिया हैज़ आर्ग्यूड इट्स डिफेंस सिस्टम थ्रू इंक्लूजन ऑफ वैरायटी आर्सेनल्स अंडर Make in India program its safety and security, justify the statement on the basis of scientific development in डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आपको 2 रोल लिख देना है, HAL का और डिफेंस में तैयार किया हुआ घरेलू टूल्स का, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ गया टेक्नोलॉजी में, और इसी सब को बात को लिखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जेनरिक है, फ्लड एंड ड्रॉप के कंसेप्ट को लिखते हुए आपको कंक्लूड कर देना है। देखिए जैसे अब मेंस तो हो गया है, और इसी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कैसे मैंने पीटी में 112 नंबर सिक्योर किया था 2 से 2.5 महीने के स्टडी से, और मेरे स्ट्रेटजी के साथ आप भी पढ़ें और आगे बढ़ें, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।